गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुगल शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। मुगल शैली के प्रमुख चित्र अपने कंप्लीट हो चुके थे। उसमें जैसे अपन ने पढ़ लिया था सलीम का जन्म, कबीर और रैदास, दारा सिकों की बारात, जहांगीर का सपना। आज अपन पढ़ेंगे मुगल शैली की सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मुगल शैली की अनेक विशेषताएं हैं। मुगल शैली के चित्रों में विविधता तो है, परंतु अजंता के समान सजीवता नहीं है। यानी पहली विशेषता अपनी क्या हो गई, मुगल शैली के चित्रों में क्या दिखती है, विविधता दिखाई देती है, परंतु अजंता के समान सजीवता नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली विशेषता। अब आगे देखते हैं अपन इसमें। मुगल शैली की चित्रकारी में सुरुचि और सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी यहाँ पे सुरुचि, जो भी राजा महाराजा थे, जो भी इनके सुल्तान वगैरह थे, उन सुल्तानों की रुचि के अनुसार यहाँ पे चित्र बनाए गए थे और सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। घरेलू चित्रण मुगल शैली में नहीं हो सका और यहाँ पे घरेलू चित्रण नहीं किया गया था। सामाजिक जीवन के विषयों का अंकन हुआ। सामाजिक जीवन के विषयों का अंकन हुआ। दरबारी अनुशासन के कारण मानवीय चित्रों की कतार सी दिखाई देती है। यानी दरबारी चित्रों का यहाँ पे चित्रण ज़्यादा किया गया, जिसके कारण मानवीय जो चित्र थे उनकी कतार यहाँ पे दिखाई देती है। आर्केड के चित्र, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र, प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, धार्मिक चित्र, पौराणिक चित्र तथा दरबारी चित्रों का प्रभावी चित्रण हुआ है। यानी यहाँ पे जो चित्र बनाए गए थे उनके विषय थे आर्केड के चित्र, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र और प्राकृतिक चित्र, फिर पशु पक्षियों के चित्र, और फिर है धार्मिक चित्र, फिर पौराणिक चित्र। पौराणिक चित्र मैंने आपको बताया था पुराने ग्रंथों से संबंधित, जो रामायण महाभारत है ऐसे ग्रंथों से संबंधित, और दरबारी चित्रण। ये इनके चित्रों के प्रमुख विषय थे। वास्तविकता का चित्रण हुआ तथा प्रकृति के सुंदर दृश्यों की झांकी बनाई जाती है। यानी वास्तविकता का यहाँ पे चित्रण किया गया था, जो भी यथार्थता थी उसका चित्रण किया गया था। वास्तविक यानी जैसा दिखाई देता है वैसा चित्रण किया गया था, और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों की झांकी यहाँ पे बनाई गई थी। कई प्रकार के भारतीय पशु पक्षियों का भी सुंदर चित्रण हुआ, और कई प्रकार के जो भारतीय पशु पक्षी थे उनका भी सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया था। दरबारी शानो शौकत, शिकार एवं युद्ध संबंधी चित्र इस शैली में विशेषता लिए हुए हैं। यानी दरबारी में जो शान शौकत थी, दरबार की जो शान शौकत थी, यहाँ पे भी उसको चित्रित किया गया। शिकार के दृश्य बना रखे हैं, युद्ध के दृश्य बना रखे हैं। हाथी, बैल, मुर्गे, बटेर व तितरों की लड़ाई के चित्र भी बड़े सुंदर हैं। अमीर हमजा, शाहनामा जैसी ईरानी कथाओं, लैला मजनू, श्री फरहाद की प्रेम कथाओं के चित्र बनाए गए। यानी अमीर हमजा के यहाँ पे चित्र बनाए गए, शाहनामा के चित्र बनाए गए, और ईरानी कथाओं में लैला मजनू, श्री फरहाद की यहाँ पे प्रेम कहानियाँ थी, उनको यहाँ पे चित्रित किया गया। हिंदू धार्मिक कथाओं जैसे रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ के चित्र बने। और हिंदू जो धार्मिक कथाएं थी, जैसे रामायण है, महाभारत है, योग वशिष्ठ है, इनके चित्र भी यहाँ पे बनाए गए थे। ऐतिहासिक चित्रों में स्वयं मुगल शासकों के जीवन की बीती हुई घटनाओं का बखूबी चित्रांकन किया गया, और जो भी ऐतिहासिक घटनाएं बीती हुई थी उनको यहाँ पे ज़्यादातर चित्रित किया गया था। जैसे ये चित्र आपको दिखेगा, इसमें जहांगीर की एक फ़कीर से मुलाकात, यानी उनके जो संत थे उनसे मुलाकात। ये फ़कीर है, इसमें ये फ़कीर दिखा रखा है, ये जहांगीर दिखा रखा है। इसके बारे में कल भी बताया था मैंने आपको। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सी विशेषताएं हैं। अगली विशेषता है तारीख एक खानदान, तैमूरी आदि पर आधारित चित्रण करवाया गया। यानी ये जो ग्रंथ है उन पर आधारित चित्रण यहाँ पे करवाया गया था। सम्राटों, राजकुमारों, अमीरों, संतों एवं फकीरों तथा इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्यक्ति चित्रों तथा अर्थात छवियों की बड़ी चतुराई व कलात्मक ढंग से चित्रण किया गया। और यहाँ पे जो भी इतिहास प्रसिद्ध लोग थे उनका ज़्यादातर चित्रण किया गया, जैसे सम्राटों है, राजकुमार है, अमीर व्यक्ति है, संत, फकीर, इनका यहाँ पे चित्रण किया गया। और सबिये चित्रण किया गया। सबिये का मतलब होता है व्यक्ति चित्र। ठीक है, सबिये का मतलब क्या होता है, व्यक्ति चित्र।
सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्र, ये ध्यान रखना आप, सभी ये वर्ड आता रहेगा बार बार। संत फकीरों से मुलाकात के चित्र भी बने। संत फकीरों के मुलाकात के चित्र बने, ये आपको बताया था मैंने अभी चित्र संख्या 8 में। भारतीय तथा विदेशी चित्रकारों की फारसी, ईरानी चित्रित मिश्रित शैली में मुगल मुखाकृति चित्रण की कला का विकास हुआ, जिसमें कुशलता नज़र आती है। यानी यहाँ पे जो चित्र बनाए गए थे फारसी और ईरानी शैली में मिक्सअप चेहरे बनाए गए थे, उन शैली की यहाँ की विशेषताओं दिखाई देती है। रंग योजना में चित्रों की पृष्ठभूमि में प्राय धुंधले तथा उदासीन व शीतल रंगों का प्रयोग हुआ। कपड़ों, पर्दों व कालीनों तथा अन्य साज सामान में जटिल आलेखन बनाए गए तथा उनमें सोने के रंग का भी प्रयोग हुआ। यानी यहाँ पे जो धुंधलेपन का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है चित्रों में पृष्ठभूमि में, मतलब पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, और उदासीन रंगों और शीतल रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। शीतल रंग यानी जो ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं, उदासीन रंग वो जो सफ़ेद और काला। कपड़ों, पर्दों, कालीनों तथा अन्य साज सामान के जटिल आलेखन बनाए गए, उसमें सोने के रंग का भी प्रयोग किया गया। आरंभिक ईरानी शैली में बने चेहरों में डेढ़ चश्म, परंतु बाद के अधिकांश व्यक्ति चित्र एक चश्म भले। यानी आरंभ के जो चेहरे बनाए गए थे वो ईरानी शैली में बनाए गए थे, और आरंभ के जो चेहरे थे ईरानी शैली के होने के कारण वो डेढ़ चश्म के बनाए गए थे, और बाद में अधिकांश चेहरे एक चश्म बनाए गए थे। मुगल चित्रों में भवनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, और मुगल चित्रों में भवनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। घुमावदार मेहराबें व स्तंभों पर मोजाइक के आलेखन बनाए गए। यानी घुमावदार मेहराबें बनाई गई थी, स्तंभ बनाए गए थे, और मोजाइक का आलेखन किया गया था। मोजाइक जहाँ वर्ड आया उसका नाम है रंगीन कांच के टुकड़े। यानी रंगीन कांच के टुकड़े चिपकाए जाते थे दीवारों पे, उनका भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। दुर्गों के चित्रण में विशाल द्वार, प्रकोटे, कंगूरे, बुर्ज आदि की दर्शनीय है। यानी भवनों के जो भी उन पे विशाल द्वार बने हुए थे, प्रकोटे बने हुए थे, प्रकोटे यानी चार द्वारी, कंगूरे बने हुए थे ऊपर के, बुर्जियाँ, इनका चित्रण किया गया। मुगल दरबार में यूरोपियन कला का प्रभाव बढ़ रहा था, तो मुगल कला ने भी अपनी निजी विशेषता, आलंकारिक योजना, संगत रंगों की शिथिलता, सुमधुर कोमलता, सीमा रेखा के समान गोलाई, उभार या डोल की विशेषताओं को बनाए रखा। यानी यहाँ पे यूरोपियन शैली का प्रभाव बढ़ रहा था, और इनकी जो पुरानी विशेषता है उनको भी उन्होंने बनाए रखा। मुगल चित्रों पर दृष्टिपात करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बादशाहों, उनके मुसाहिबों की दरबारी कला थी, जिसमें जनजीवन की झांकी नहीं है। यानी मुसाहिबी और दरबारी कला थी ये, और इसमें जनजीवन की झांकी नहीं है। इसमें केवल राज्य अधिकारी और समाज नियंत्रकों और देश के भाग्य निर्णायकों की जीवनचर्या व रुचि दिखाई देती है। यानी ये राजाओं की रुचि के अनुसार यहाँ पे चित्र बनाए गए थे। यहाँ के जो सुल्तान थे उनकी रुचि के अनुसार यहाँ पे चित्र बनाए गए थे। ये चित्रकला जनसाधारण के जीवन से दूर रही, और कभी कभी उनका संबंध लोक भावना से नहीं हो पाया। यानी जनसाधारण के जो सामान्य लोग थे उनको यहाँ पे चित्रित नहीं किया गया, और लोक कला से संबंधित नहीं रह पाई। मुगल कला, मुगल वैभव, विकास और ठाट बाट में खोई रही, और उनके अधिकांश चित्र इतने मूल्यवान होते थे कि साधारण जनता इतना व्यय भी नहीं कर सकती थी। यानी जो मुगल चित्र बनाए गए थे वो राजपाट या राज दरबार से संबंधित थे, और ज़्यादातर चित्रों पे इतना व्यय किया जाता था कि जो चित्र थे वो इतने मूल्यवान थे, इतने महंगे चित्र थे कि उनको सामान्य जनता नहीं खरीद सकती थी। अब देखते हैं अपन महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक नज़र डालते हैं अपन। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दे रखा है, 1526 में पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर बाबर दिल्ली का शासक बना। तभी से भारत में मुगलों का प्रवेश हुआ। यानी 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली के जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको हरा दिया था। दिल्ली के शासक को हराने के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी।
प्रारंभ में मुगल कला पर ईरानी कला का प्रभाव था, धीरे धीरे राजस्थानी अपभ्रंश व दक्षिणी शैलियों का प्रभाव पड़ा। यानी प्रारंभ में इस पे ईरानी कला का प्रभाव था और धीरे धीरे इस पे राजस्थानी और अपभ्रंश शैली और दक्षिण की जो शैलियाँ थी उसका प्रभाव पड़ा था। तीसरी विशेषता इसमें दे रखी है, जहांगीर के समय में मुगल कला पूर्ण विकसित हुई। यानी जहांगीर के समय मुगल चित्रकला पूर्ण विकसित हुई और जहांगीर का समय ही मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में इस कला का पतन हो गया और औरंगजेब के समय इसका क्या पतन हुआ था, बाबर के समय शुरू हुई थी, औरंगजेब के समय इसका पतन हो गया। मुगल कला के विषय दरबारी शान शौकत, शासकों के सभी ये चित्र आखिर दर्शी ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं के चित्र व धार्मिक कथाओं से संबंधित थे। और मुगल कला के जो चित्र थे दरबारी शान शौकत, आखिर दर्शी ऐतिहासिक पौराणिक चित्र उनसे संबंधित थे। ज़्यादातर अग्रभूमि के चित्रण में यथार्थवादी दृष्टिकोण है। अग्रभूमि और पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया था, यानी जो ज़मीन का जो हिस्सा होता है उसको अग्रभूमि के नाम से जाना जाता है और जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है यानी ऊपर का जो भाग होता है, आकाश वगैरह दिखाया जाता है, वो पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है। रेखाओं में लयात्मकता व गति है। रेखाओं में लयात्मकता यानी लहरदार रेखा, इस प्रकार की रेखा यहाँ पे बनाई गई है और उनमें गति दिखाई गई है। प्रकृति चित्रण को यथेष्ट स्थान दिया, नारी चित्रण गौण है। प्रकृति को यहाँ पे जगह दी गई और नारी चित्रण यहाँ पे गौण है, नारियों का चित्रण कम किया गया है। यानी जहांगीर के समय हुआ था और शाहजहाँ के समय हुआ था और वो बहुत कम हुआ था। हाशियों को चित्रित किया गया। हाशिया यानी चित्र के चारों ओर जो बाउंड्री लाइन होती है, पेंटिंग के चारों ओर जो बाउंड्री बनाई जाती है उस बाउंड्री को हाशिया कहा जाता है, किनारी। कहीं कहीं हाशिए मुख्य चित्र से भी अधिक सुंदर बने हैं। कहीं कहीं पे जो हाशिए बनाए गए, बाउंड्री लाइन बनाई गई है वो काफ़ी सुंदर बना रखी है, यानी अंदर के चित्र से भी बाहर वो सुंदर बना रखी हैं। सादृश्य व यथार्थता लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया, इससे गहराई वाला भाग व उठा हुआ भाग स्पष्ट दिखाई देता है। यानी यथार्थता लाने के लिए, सादृश्य लाने के लिए इसमें क्या है, गहराई और उठा हुआ भाग को ज़्यादा दिखाया गया, उसमें शेडिंग्स वगैरह दी गई थी। अब छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। छोटे क्वेश्चन कौन कौन से अपने, इन छोटे क्वेश्चंस को आपको वो नोटबुक में करना है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, नोट्स को नोटबुक में कर लेना आप। पहला क्वेश्चन है, किन दो ईरानी चित्रकारों ने मुगल कला का सूत्रपात किया? तो बाबर के समय कौन कौन से चित्रकार आए थे? एक का नाम तो था बेहज़ाद, ठीक है, बेहज़ाद, और दूसरे का नाम क्या था? शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर, ठीक है, शाह मुजफ्फर, बेहज़ाद और शाह मुजफ्फर। मुजफ्फर, इसको दो चित्रकार हो गए, पहला चित्रकार ये, दूसरा ये शाह मुजफ्फर, ठीक है। इन दोनों को कॉपी में कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कला को दरबारी कला क्यों कहा जाता है? तो ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। इसमें क्या है, ज़्यादातर दरबारी चित्र ज़्यादातर बनाए गए थे और दरबार के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके ज़्यादातर चित्र बनाए गए थे। मुगल कला ज़्यादातर दरबारी कला से संबंधित रही थी, जिसके कारण मुगल कला को दरबारी कला के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकारों के आप नाम लिखोगे। उसमें पहला जो चित्रकार कौन है? अक्कारीजा, ठीक है, ये जहांगीर की चित्रकला का चित्रशाला का हेड था। फिर दूसरा इसमें क्या है? अबुल हसन, ये अक्कारीजा का बेटा था, अबुल हसन। अबुल हसन के बाद जो कौन था जो पक्षियों के चित्र बनाता था, उसका नाम है उस्ताद मंसूर। फिर इसके बाद कौन है? उस्ताद मंसूर के बाद से बिसनदास, जो ईरान पढ़ने के लिए गया था। किस लिए गया था? वो ईरान पढ़ने के लिए गया था, ठीक है। बिसनदास हो गया। बिसनदास के बाद इसमें है गोवर्धन के बाद है मनोहर। ये नोट कर लेना आप, सॉरी, ये नोट कर लेना आप। चौथा क्वेश्चन है, मुगल कला के पतन के क्या कारण थे? मुगल कला के पतन के कारण आप लिखोगे औरंगजेब की यानी कौन सी नीति थी?
चित्रकला को वो धर्म विरुद्ध मानता था, ठीक है, वो कट्टर शासक था और उसने चित्रकारों को चित्रकला छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था, जिसके कारण चित्रकार दूसरी रियासतों में जाकर शरण लेने लगे और दूसरे चित्रकारों ने चित्रकारी छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर दिया। और जो पूर्वजों के द्वारा जो चित्र बनवाए गए थे उस चित्रों पर औरंगजेब ने क्या कर दिया था, सफ़ेदी पुतवा दी थी। ये कारण हो जाएंगे इसके। सबीय किसे कहा जाता है? सबीय व्यक्ति चित्र को कहा जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है, व्यक्ति चित्र। ये इतना सा लिखना है इसमें। छठा क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए किस मुगल चित्रकार को जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था जहांगीरकालीन चित्रकारों में उस्ताद मंसूर। कौन सा है? उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी तीसरा चैप्टर होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ।